मैं नदी में मग्न होकर नहा रही थी और मेरे जिस्म पर सिर्फ एक पतली सी साड़ी लपेटी हुई थी कि उसी समय अचानक से एक अजनबी मेरे इतने करीब आ गया और आकर मुझे इस तरह से छूने लगा कि मैं अपनी होशो हवास खो बैठी। मुझे उसका छूना अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत दिनों के बाद मुझे इस तरह से किसी मर्द ने छुआ था और फिर मेरे साथ। मेरा नाम कोमल है और मैं 20 साल की एक विधवा लड़की हूँ। आखिर मेरे साथ क्या हुआ था और इतनी कम उम्र में विधवा हो जाने के कारण मेरे ऊपर क्या बीत रही थी, यह मैं आपको बताने वाली हूँ। जिस उम्र में लड़कियां अपनी जवानी की हर लम्हे को जीती है, उस उम्र में मैं एक विधवा की जिंदगी जी रही थी। 18 साल उम्र में ही मेरी शादी हो गई थी और शादी के 2 साल बाद ही मेरे पति मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। अभी मेरे पति को गए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था कि मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत ही बुरा भला कहने लगे। मेरी सास मुझे कहने लगी, तू तो आते ही मेरे बेटे को खा गई, अपने और मेरी गोद को सुनी कर गई। हर वक्त मेरी सास जेठानी मेरे साथ बुरा बर्ताव करने लगी। मैं अब इस घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी और मेरा साथ कोई बोलने वाला नहीं था और मुझसे प्यार से बातें करने वाला भी नहीं था। मैं रात रात भर अपने पति को याद करके रोती थी और सोचती रहती थी कि आखिर भगवान ने मुझे किस गुनाह की सजा दी है कि इतनी कम उम्र में मैं विधवा हो गई। मेरे अंदर जो आग लगी थी उसे शांत करने वाला कोई नहीं था, मेरे दिल की बात को सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन मेरे ससुराल में एक नजर ऐसी थी जिसे देखकर लगता था कि उसके आंखों में मेरे लिए कुछ है, और वह नजर थी मेरे जेठ जी की। मेरी जेठानी भी समझ में आ गया था कि जेठ जी की नजर मुझ पर है। अब तो उसने मेरा जीना और भी मुश्किल कर दिया था। मेरी सास और जेठानी मुझे बातें सुनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। मेरे मायके वाले बहुत ही करीब थे। मेरी और मेरी 3 बहनें भी थी। मैं अपने घर में सबसे बड़ी थी और मेरी 2 बहनें भी शादी के लायक हो गई थी। एक अभी थोड़ी छोटी है। पहले तो मैंने सोचा कि मैं अपने मैके चली जाती हूँ, लेकिन अपने माँ पिताजी की स्थिति को देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहां पर जाकर रहूं, क्योंकि मेरे माँ पिताजी हर समय मेरी और 2 बहनों की शादी की फिक्र में मरे जा रहे थे। उस पर अब मैं उन लोगों पर जाकर बोझ बन जाऊं, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए अब मैं यहाँ पर ही अपनी सास और जेठानी की बातें सुनकर हर रोज तिल तिल कर मर रही थी। मेरे जेठ जी को जब भी मौका मिलता मेरे करीब आ जाते और मुझसे कहते कि तुम अकेले कैसे दिन काटोगी, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन मैं उनसे कुछ ना कहती थी और चुपचाप से दौड़कर अपने कमरे में चली जाती थी। एक दिन घर पर कोई नहीं था, मैं अकेली थी। तभी जेठ जी घर पर आ गए और मुझसे कहने लगे, घर पर तो आज कोई भी नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम किस कदर प्यासी हो, आओ आज तुम्हारी सारी प्यास मिटा देता हूँ। तुम्हें देखते ही मेरी प्यास बढ़ जाती है, लेकिन मैं तुम्हारी जेठानी के कारण तुम्हारे पास नहीं आ पाता हूँ। मैं तो अंदर से अकेली थी ही और हमेशा यही सोचती थी कि न जाने मैं अपनी जवानी कैसे काटूंगी। इस तरह से मैं जेठ जी के साथ अपना रिश्ता बनाकर अपनी जरूरत को पूरा करूं, यह मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं था। मैं अपनी जिंदगी में ऐसा मर्द चाहती थी जो कि मुझसे शादी कर ले। मैं कोई भी नाजायज रिश्ता नहीं बनाना चाहती थी। मैं पिछले 6 महीने से अकेले ही अपनी रातें काट रही थी। मुझे पता था कि जेठ जी की बुरी नजर मुझ पर है, लेकिन मैं किसी तरीके से मर्यादा नहीं तोड़ना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं एक बार बदनाम हो जाऊंगी तो फिर कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। मैं कोई शहर की लड़की नहीं थी, मैं तो एक सीधी सादी गांव की लड़की हूँ। लेकिन आज जिस तरह से जेठ जी मेरे पीछे पड़ गए थे, मैंने बड़ी मुश्किलों से अपने आप को उनसे बचाया था। मैंने उन्हें कहा, अगर आपने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं जोर जोर से चिल्लाने लगूंगी और आज आस पड़ोस के नाते रिश्तेदार को बुला लूंगी। मुझे पता है कि आप मेरे साथ साथ अपनी बदनामी बिल्कुल नहीं चाहेंगे, इसलिए अच्छा होगा आप इसी वक्त यहाँ से चले जाइए। भले ही मैं अंदर ही अंदर अकेली हूँ, पर मैं आपको वह नहीं दे सकती जो आप मुझसे चाहते हैं। मेरे जेठ जी बहुत ही गुस्से से मुझे देखने लगे और मुझे कहने लगे, मैंने तुम्हें देखा है कि तुम मुझे हर वक्त घूरती रहती हो। मैं जब भी तुम्हारे सामने से गुजरता हूँ तुम भी तो नजर उठाकर मुझको जी भर कर देखती हो।
तेरे मन में क्या है मुझे सब पता है। फिर आज इतने नखरे क्यों दिखा रही हो, जबकि मैं तो आज तुम्हें वह सब देने वाला हूँ जिसकी तुम हकदार हो, और इसके बारे में तुम हर वक्त सोचा करती हो। मैं मन ही मन सोचने लगी, शायद मेरी नजर काम करते करते उनकी ओर चली जाती होगी और इन्होंने इसका गलत मतलब निकाल लिया। मैंने उन्हें साफ साफ वहां से जाने के लिए बोल दिया। इस बात से वो काफी गुस्से में आ गए और अब मुझे समझ में आ गया था कि अब मेरे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। सभी लोग तो मुझे घर से निकाल देना ही चाहते थे, लेकिन अभी तक सिर्फ जेठ जी के कारण ही मैं इस घर में टिकी हुई थी, और जिसका मुझे डर था वही हुआ। मुसीबत का पहाड़ मेरे ऊपर टूट पड़ा। उन लोगों ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब मजबूरी में मैं जाती भी तो कहाँ जाती। मेरे मैके के अलावा अब मेरा और कोई ठिकाना नहीं था, और अब मैं मजबूरी में मैके आ गई। अब मैं अपना ससुराल वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं जेठ जी का सामना कर सकूं। इसलिए अब मैं अपने मैके में ही रह गई, और फिर गांव में ही इधर उधर घूमकर मजदूरी कर कर कुछ पैसे कमाने लगी। मैं अपने माँ पिताजी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए जब मैं 4 पैसे कमाने लगी तब मुझे अब यहाँ रहने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। मैं उन पैसों से अपने माँ बाप का भी सहायता करती थी, लेकिन मेरी उम्र ही ऐसी थी कि ना चाहते हुए मेरी नजर गांव के मर्दों की तरफ चली जाती थी। मुझे कभी ऐसा लगता था कि शायद कोई मुझे पसंद कर ले और मुझसे दोबारा शादी कर ले। मैं अपनी जिंदगी शादी करके फिर से बचाना चाहती थी। गांव में बहुत सारे मर्द ऐसे थे जो कि मेरे साथ रिश्ता बनाना चाहते थे, लेकिन वो लोग मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, सिर्फ अपनी जरूरत पूरा करना चाहते थे। परंतु मैं बदनाम होना नहीं चाहती थी। जरूरत तो मेरी भी थी, लेकिन मैं इज्जत के साथ जीना चाहती थी। मुझे गांव में कोई भी काम मिलता तो मैं वो करने लगती थी, ताकि मैं अपने मैके वालों का सहारा बन सकूं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण उन लोगों को दिक्कत हो। मेरे माँ पिताजी ने कभी भी मुझसे नहीं कहा कि अब तुम्हें दोबारा शादी कर लेना चाहिए। वह लोग तो पूरे जोश के साथ मेरी बहन का रिश्ता ढूंढ रहे थे, और फिर कुछ दिनों बाद ही एक एक करके मेरी बहन का रिश्ता तय हो गया, और वह लोग विदा होकर अपने ससुराल चली गई। अब घर में सिर्फ मैं, मेरी माँ पिताजी और मेरी छोटी बहन ही रह गई थी। समय यूं ही बीत रहा था। गांव का कोई भी आदमी विधवा औरत से शादी नहीं करना चाहता था। दिन भर तो मैं काम करती थी, लेकिन रात के वक्त में बिल्कुल अकेली होती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने आगे की जिंदगी कैसे बिताऊंगी। फिर कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मेरे पड़ोस के गांव की हवेली में औरतों लोगों को काम के लिए बुलाया गया है। काम की उम्मीद लेकर अधिक पैसे मिलने के कारण अब मैं भी इस गांव में आ गई थी। मुझे मेरे गांव में मन नहीं लगता था। वहां पर मुझे एक खालीपन सा लगता था। वहां पर सभी लोग मुझे पहचानते थे, इसलिए सभी लोग अपनी अपनी तरह की बातें मेरे बारे में बोलते रहते थे। मुझे अपने गांव में इतना अकेलापन लगता था कि कभी कभी ऐसा लगता था कहीं मेरा दम न घुट जाए। अब मैं हर हाल में एक नौजवान मर्द का साथ पाना चाहती थी। मैं उसके करीब जाना चाहती थी। शायद ये मेरी जवानी का जोश था, या फिर मेरा अकेलापन, क्योंकि मैं जब भी किसी औरत को मर्द के साथ देखती थी तो मुझे अपने पति की याद आने लगती थी, और मैं मन ही मन दुखी हो जाती थी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। करीब 2 साल हम लोग साथ में रहे थे, और इन 2 सालों में उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया था कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी स्वर्ग बन गई है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी उस खुशनुमा जिंदगी को मेरी ही नजर लग गई। उन 2 सालों के दौरान हम दोनों एक साथ बहुत अच्छी जिंदगी बिताई थी। मैं उनके साथ बहुत खुश थी। न जाने क्या क्या सपने देखे थे। लेकिन अचानक एक रोज उन्हें ऐसा बुखार आया कि कुछ दिनों में ही उनकी मौत हो गई, और मैं यूं ही तन्हा और बेसहारा रह गई। पति की मौत के बाद एक एक रात मुझे जैसे काटने को दौड़ता था। अपने दिल की बात किससे कर पाऊं, ऐसा कोई साथी भी ना था। मेरी सारी सहेलियों की शादी हो गई थी। शादी के बाद वो लोग मुझसे रिश्ता रखती थी, लेकिन जैसे ही सबको पता चला कि मैं विधवा हो गई हूँ, सभी ने मुझसे दूरी बना ली थी। मुझे किसी भी त्योहार पूजा पाठ में नहीं बुलाते थे। मेरी सहेलियों को ऐसा लगता था मानो मैं उनके पति को उन लोगों से छीन लूंगी, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी, ऊपर से विधवा। सभी सोचते थे कि विधवा औरत अकेली होती है, इसीलिए मर्द को अपनी ओर आसानी से आकर्षित कर सकती है। पर मैं अपने दोस्त, अपनी सहेलियों के घर क्यों उजाड़ूंगी। मेरी बहनें भी मुझसे दूरी बनाने लगी थी। उसको पसंद नहीं था कि मैं उनकी पत्नियों से कोई बात करूं। वो डरती थी
कहीं उनके पति मेरी ओर आकर्षित ना हो जाए। ऐसा मैं अपने गांव में छोड़कर दूसरे गांव में आ गई थी। मुखिया की हवेली में मुझे काम भी मिल गया था। अब इस हवेली में काम करते करते मुझे 1 महीना हो गया था। एक दिन मैं नहाने के लिए नदी में गई हुई थी। उस दिन मैं बिल्कुल अकेले थी और मेरे साथ काम करने वाली नौकरानियां मेरे साथ नहाने नहीं आई थी। नदी के इस हिस्से में सिर्फ औरतें ही नहाती थी। इस तरफ मर्दों का आना बिल्कुल मना था। मैंने अपने जिस्म में बस एक सफेद साड़ी लपेटी हुई थी और नदी में उतरकर नहाने लगी थी। मैं डुबकी लगाकर नहा रही थी। नदी का ठंडा पानी मेरे अंदर की आग को और अंदर की तकलीफों को शांत कर रहा था। मुझे यह पल खुशनवा महसूस हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि मैं किसी परियों की दुनिया में हूँ। अभी मैं अपने में ही मगन थी कि अचानक मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है, और फिर जैसे ही मेरी नजर उस शख्स पर पड़ी, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। डर और शर्म के मारे मेरा चेहरा लाल हो गया। काटो तो खून नहीं, ऐसी हालत में बड़ी बड़ी आंखें करके अपने सामने खड़े आदमी को देखने लगी। मैं जो देख रही थी मानो मेरी आंखों को यकीन नहीं हो रहा था। मुझे लगा शायद मैं सपना देख रही हूँ, क्योंकि यह हकीकत हो ही नहीं सकती थी। लेकिन यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत था। फिर मुझे लगा कि क्या मेरे अंदर इतनी आग है कि मैं एक इंसान को देख रही हूँ, एक मर्द को देख रही हूँ, वह भी औरत की खाट पर। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, पर मेरी घबराहट तब शुरू हुई जब वह असल में मेरे करीब आने लगा। अब मुझे लगा कि मैं कोई सपना नहीं देख रही थी बल्कि यह तो हकीकत है। पर यह है कौन? मैंने इसे आज तक इस गांव में कभी नहीं देखा था। मैंने कहा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? यह औरत का घाट है, तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन उसे तो मेरी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वह आगे बढ़ता गया। मैंने कहा, अब और आगे एक भी कदम मत बढ़ाना। मेरी एक हाथ सामने आ चुका था। तभी मुझे अपनी हालत का एहसास हुआ। मैं एक सफेद साड़ी में थी। पानी में भीगने के कारण मेरे जिस्म के साफ साफ नजर आ रहे थे। फिर मैंने देखा कि वह बस मुझे ही निहार रहा था। वह अब एकदम से बिल्कुल मेरे करीब आ गया और मुझे कहा, तुम कोई जल परी हो क्या? मैंने आज तक तुमसे ज्यादा खूबसूरत औरत पहले कभी नहीं देखा। अब वह मेरे बिल्कुल करीब आ गया था। अब मैंने भी उसे गौर किया तो बहुत ही हैंडसम लड़का था। काफी लंबा और अच्छी बॉडी थी। उसके रंग थोड़ा गाढ़ा था, आंखें बड़ी बड़ी थी, जिसमें बिल्कुल मर्दाना था। उसने मेरी नजरों को भांप लिया। जाने क्यों विधवा होने के कारण या फिर अकेले होने के कारण मैं उसे जिस तरह से देख रही थी वैसे शायद मुझे नहीं देखना चाहिए था। शायद एक शरीफ औरत की तरह नजरें झुका लेनी चाहिए थी। मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पति की मौत के बाद एक जेठ जी ही थे जो मेरे करीब आने की कोशिश किए थे, और वह मेरे करीब आकर जिस तरह से छूने लगा, मैं बिल्कुल पानी पानी हो गई थी। नदी के बीच में मुझे पकड़कर उसने डुबकी लगाई और फिर मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उसके हाथ मेरे खुले हुए पीठ पर थे। मेरी सांसें तेज तेज चलने लगी थी। नदी किनारे ठंडी ठंडी हवा से मेरा दिल मचलने लगा था। मैं उसे कुछ बोलने वाली थी, लेकिन तभी भी उसने अपनी उंगली मेरे ओठों पर रख दिया और मेरी आंखों में देखकर बोला, बस अब और कुछ नहीं बोलो। मैं अपने होश हवास खो बैठी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब वह मुझे अपनी बाहों में उठाकर अपने हवेली लेकर आ गया। वह हमारे मुखिया का बेटा था, जो कि आज सवेरे ही शहर से वापस आया था। वह मुझसे प्यार करने लगा और मैं उसे बिल्कुल मना न कर पाई। मैंने अपने आप को पूरी तरह से उसके हवाले कर दिया। आज मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। क्या सही था क्या गलत था मैं भूल चुकी थी, क्योंकि इस समाज ने मेरे साथ जो किया था, मेरे अंदर बहुत सारा दर्द भरा हुआ था। आज मैं अपना सुध बुध खो बैठी थी। उसने मुझे पूरी तरह अपना बना लिया था। और फिर करीब 2 घंटे बाद मुझे होश आया। यह मुखिया का बेटा सूरजभान ठाकुर था, जो कि शहर में रहते थे। उनकी पत्नी और बेटा भी उनके साथ रहते थे। मुखिया जी बहुत दिनों से अपने बेटे को गांव बुला रहे थे, क्योंकि अब मुखिया जी की उम्र हो गई थी। वो चाहते थे कि उनका बेटा गांव की जमीन को संभाल ले, और अब उनके बेटे इस बात को मान गए थे। वो 3 दिन गांव में रहते थे, अब बाकी दिन शहर में रहते थे। ये जानते हुए कि वो शादीशुदा है, मैं यह क्या भूल कर बैठी थी। होश आने पर मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा था। मैंने मुखिया जी के बेटे को कहा कि मुझसे गलती हो गई, अब दोबारा ये गलती मुझसे कभी नहीं होगी, मुझे माफ कर दीजिए।
लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और कहने लगे, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हें पूरे गांव में बदनाम कर दूंगा और सभी को कह दूंगा कि हम दोनों के बीच में क्या हुआ था। मुझे पता है कि मुझे तो कोई भी कुछ नहीं कहेगा, लेकिन तुम्हारी पूरी बदनामी हो जाएगी। उनकी बातों से मैं पूरी तरह से डर गई। अब जब भी वो गांव आते थे, मेरे साथ ही रात गुजारते थे। यह काम वो चोरी छुपे करते थे ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। अब मुझे जो चाहिए था वो मिल रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अंदर से खुश नहीं थी। इस तरह के रिश्ते से मैं तंग आ गई थी। मैं कभी भी किसी के साथ गलत रिश्ता नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन मुझसे एक बार भूल हो गई और फिर मैं इस दलदल में डूबती चली गई। मैं इस दलदल से बाहर निकलना चाहती थी। अब जब भी ठाकुर साहब मेरे कमरे में आते थे, मेरा दम घुटने लगता था। मेरे अंदर उनके लिए कोई प्यार नहीं, बल्कि सिर्फ नफरत भरा हुआ था। मैंने उनसे बहुत ही विनती की कि मैं अब ये सब नहीं कर सकती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो मेरी एक बात भी नहीं सुनते। अब मैं काफी परेशान रहने लगी थी। एक दिन मुखिया जी ने मुझे कहा, मैं कितने दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम बहुत ही परेशान लग रही हो। क्या बात है? मैं मुखिया जी के पैर पे गिर गई और रोने लगी। मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया, जो मेरी गलती थी और जो छोटे ठाकुर की गलती थी। वह भी इस बार जब ठाकुर साहब गांव आए, तब मुखिया जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहने लगे, तुम कोमल के साथ गलत कर रहे हो, छोटे ठाकुर हो। बहुत हैरानी हुई कि उनके पापा को सारी बातें कैसे पता लगी। वो अपनी सफाई देने लगा था, लेकिन मुखिया जी ने अपना फैसला सुना दिया था कि तुम्हें कोमल से शादी करनी होगी और इस गांव में रहना होगा। छोटे ठाकुर मुखिया जी की बात मान गए और अब उन्होंने मुझसे शादी कर ली। मुखिया जी ने यह फैसला बहुत ही सोच समझ कर लिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका बेटा गांव से जुड़ा रहे। लेकिन अब छोटे ठाकुर ने मेरा बहुत ही ख्याल रखा। उन्होंने अपने पति होने का फर्ज मेरे साथ बहुत ही अच्छे से निभाया और अब साल भर के अंदर मैं माँ बनने वाली थी। उनकी पहली पत्नी शहर में रहती थी, वो मुझसे मिलने भी आ गई थी। हालांकि वह मेरे छोटे ठाकुर रिश्ते से खुश नहीं थी, लेकिन मुखिया जी की बात मानने के लिए वह मजबूर थी, क्योंकि छोटे ठाकुर अपनी पत्नी की वजह से ही गांव छोड़कर शहर चला गया था। लेकिन अब मेरी वजह से वो शहर से गांव आते थे। उन्हें मुझसे मोहब्बत हो गई थी और अब मुझे भी उनसे बहुत ही मोहब्बत हो गई थी। मेरी कहानी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।